कि 6.25 हाथ का, जो लिखे हैं इसका मतलब है कि 6.25 हाथ का लग्गा का क्वेश्चन था। 6.25 हाथ का लग्गा होता है। लग्गा क्या है? एक बांस का डंडा जिसमें देहात में लोग नाप के क्षेत्रफल निकालते हैं। आपको बोला जाए कि जरा लग्गा से नापिए, ये जिस क्लास पर हम बैठे हैं वो लग्गा, ये कै लग्गा लंबा है और कै लग्गा चौड़ा है, और ये जमीन कितना है। तो लग्गा से पैमाइश, फीता के अलावे, जरीब के अलावे लग्गा। तो लग्गा क्या है? एक बांस का डंडा है जो 4 हाथ से शुरू होता है और 13 हाथ तक का होता है। 4 से 13 हाथ का लग्गा, और लग्गा गुने लग्गा बराबर धूर होता है। जहाँ का जैसा लग्गा का प्रचलन है, हमारे झारखंड में हो, बिहार में हो, उत्तर प्रदेश में हो, मध्य प्रदेश में हो, सारे लग्गा, ये जमींदार लोग जो हैं अपना लग्गा का प्रचलन चलाए थे। ठीक है, जो सरकार स्वीकृति कर दिया, और लग्गा से नाप के लोग देहात में बीघा कट्ठा धूर में क्षेत्रफल बनाते हैं। ठीक है, हम बोलेंगे कि आप एक धूर जमीन निकालिए 4 हाथ का लग्गा में, तो क्या करना है कि 4 हाथ का एक लग्गा लेंगे, बांस का डंडा, एक लग्गा लंबा लेंगे, एक लग्गा, जैसे ये मेरा बोर्ड जो है एक प्लॉट है, अरे बोर्ड में हमको एक धूर निकालना है, तो 4 हाथ लंबा, 4 हाथ बोलेंगे तो 4 हाथ का डंडा में एक लग्गा लंबा लेंगे और एक लग्गा ये चौड़ा लेंगे, जो ये हो जाएगा एक धूर। ठीक है, हम बोलेंगे एक कट्ठा निकालने के लिए तो इसमें लेना होगा 20 धूर, तब होगा एक कट्ठा। फिर लेंगे 1 बीघा लेने के लिए तो लेंगे हम 400 धूर, तब 1 बीघा होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दिए थे कि लग्गा 4.25 हाथ के लग्गा में 25 डिसमिल जमीन है ना, 25 डिसमिल जमीन का कितना बीघा कट्ठा धूर होगा। ये क्वेश्चन दिए थे जो हम मिटाए हैं, जो आप पूछ रहे हैं। तो इसमें बनाना था कि 25 गुनी, इसका सूत्र बैठा देते हैं 968 बट्टा 5 भागा 6.25 का वर्ग कितना होगा 6.25 को 6.25 से गुना कर देंगे। वर्ग निकालने के लिए 6.25 गुना 6.25 को गुना कर दीजिए, कितना आता है 6.25 6.25 को तोड़ता है 39.0625 के सब 25 मत पढ़िए कभी नहीं, 6 2 5 0 6 2 5 इसका लगे का वर्ग है। अब इसको गुना करेंगे, इसे भाग देंगे और फिर इसे भाग देंगे, तो ये 25 डिसमिल जमीन का जो है मेरा धूर बता देगा कि कितना धूर आएगा। वही क्वेश्चन दिए थे जो आप पूछे, समझ गए। लग्गा क्या है? तो लग्गा पूछे, लग्गा से भी जमीन नापी होता है, फीता से भी नापी होता है, जरीब से भी होता है ना। क्या बोल रहे हैं क्यों नहीं जी? आप लोग बोल क्यों नहीं रहे हैं कि लग्गा से नापी होता है कि नहीं? और नहीं तो बेकार में बता रहे हैं हम। लग्गा से क्या क्या बोले ये सब क्वेश्चन? ये जब सूत्र निकाले हैं तो 123 धूर आता है। कितना आता है? 123.904 धूर। यही क्वेश्चन था जो आप पूछे। तो लग्गा से भी नापी होता है। आप देखिए लग्गा है 4 हाथ का लग्गा, मतलब 4 हाथ, 1 हाथ मतलब 18 इंच और 4 हाथ मतलब 72 इंच, समझ गए। उसको लोग फीट में बदलते हैं, कड़ी में बदलते हैं, गज में बदलते हैं, मीटर बदलते हैं और नापी करते हैं, जगह में देते हैं, रांची में नापते हैं, 1 कट्ठा देते हैं, 1 धूर देते हैं, 10 धूर देते हैं, है ना। इस तरह करके जमीन को दिया करते हैं। ठीक है।
आपका क्वेश्चन खत्म। सब समझ गए इसमें आए? समझ गए, बहुत अच्छी बात। चलिए आप बोलिए, आपका क्या क्वेश्चन है? सर डिसमिल में कैसे निकालते हैं? डिसमिल, जमीन को डिसमिल में कैसे निकालते हैं? डिसमिल निकालने के लिए क्या करना है कि आपको डिसमिल निकालने के लिए एक सूत्र दिया गया है कि कोई भी खेत का क्षेत्रफल डिसमिल माने रकबा निकालने का समय, तो रकबा निकालने के संबंध में आपको दिया गया है कि जैसा खेत रहेगा वैसा उसको हम नापेंगे। उसके लिए हम नियम लिखाए हैं कि खेत कितना प्रकार का होता है? 6 प्रकार का। सर्वे में 6 प्रकार का। आयताकार खेत होता है, त्रिभुजाकार होता है, अंडाकार होता है, वृत्ताकार होता है, टेढ़े मेढ़े होता है, पंचभुज षष्ठभुज होता है, सब खेत होता है। तो उसको क्या करना है? डिसमिल निकालना है तो उस नियम में उसको नापना पड़ता है। जैसे आयताकार है, वो आयताकार है, ये प्लॉट आयताकार है, तो इसमें हम बोलेंगे कि आप डिसमिल बनाइए। तो नापने के लिए कोई यंत्र का प्रयोग कीजिएगा, कड़ी का चाहे फीता का, ठीक है, चाहे लग्गा का चाहे हाथ का, कोई भी कीजिए, मीटर का। इसका हम किए हैं। अभी नापने के लिए आपको मीटर फीटर में दिक्कत है, आप नहीं समझ रहे हैं। कड़ी तो समझ रहे हैं, जरीब तो समझ रहे हैं, फीता तो समझ रहे हैं। अब ये जब नाप रहे हैं तो ये कड़ी हमारे पास जरीब है, ये कड़ी हो गया 320 कड़ी, ये मान लीजिए चौड़ाई हुआ, नाप रहे हैं चौड़ाई 320 कड़ी, ये कड़ी है। और इस लंबाई को नाप रहे हैं, बीच में नाप रहे हैं, तो यहाँ हो रहा है 690 कड़ी, यहाँ से यहाँ 690 कड़ी। अब क्या करना है? इस तरह का खेत है, ये बोर्ड मान लीजिए खेत है, तो लंबाई नापेंगे, चौड़ाई नापेंगे। मान लीजिए बोर्ड को नाप रहे हैं तो 320 हो गया चौड़ाई और 690 हो गया लंबाई। तो उसमें सूत्र है कि ऐसा खेत का सूत्र है लंबाई गुनी चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। नियम बताता है, सूत्र करता है। तो आपको नाप के क्या करना है? दोनों को गुना करना है, लंबाई और चौड़ाई को गुना करना है। ये कड़ी में है तो 690 कड़ी और गुना 320 कड़ी, ठीक है, दोनों को गुना कर दीजिए। तो दोनों गुना करने से क्या होगा? आएगा वर्ग कड़ी, कड़ी गुना कड़ी बराबर वर्ग कड़ी। अब दोनों को जब गुना करते हैं तो 690 और गुना 320, तो ये कितना आया? 22,800, 2,20,800 है ना। ये आया 2,20,800 वर्ग कड़ी। गुना करने के बाद इतना आया ना। अब इतना गुना करने के बाद आया कि इतना ही है। अब इसको डिसमिल बनाने के लिए आपको फिर हम नियम लिखा है कि 1000 वर्ग कड़ी में होता है 1 डिसमिल। कितना वर्ग कड़ी में होता है? 1000 वर्ग कड़ी में होता है 1 डिसमिल। जैसे 100 नया पैसा में 1 रुपया होता है, हमको रुपया बनाने से 100 से भाग देना पड़ता तो रुपया बन जाएगा, और 1000 से भाग देंगे तो डिसमिल आ जाएगा। तो आप उसको याद करके इसको क्या कर दीजिए? 1000 से इसको भाग दीजिए, है ना। तो 2,20,000 माने आएगा 2 एकड़ 20 800 है, तो मतलब 21 डिसमिल, है ना। 2 एकड़ 21 डिसमिल माने 221 डिसमिल ये आ जाएगा। क्योंकि 8 है, आधा से अधिक होता है, हम इतना खतियान में इसका लेकर वही हो गया जो आप क्वेश्चन पूछे, इसका आंसर वही कि हम डिसमिल कैसे बनाएंगे। डिसमिल इस तरीका से, समझ गए? आप बोलिए क्या क्वेश्चन? हम खतियान में होता है अनाबाद बिहार सरकार से, अनाबाद बिहार सरकार खतियान में लिखा रहता है अनाबाद बिहार सरकार। बैठ गए। अनाबाद मतलब होता है गैर मजरूआ जमीन, जिसमें अनाबाद माने खेती नहीं होता है। अनाबाद
जोतवाद नहीं हो रहा। पहले अनाबाद मतलब समझिए कि उसमें जोतवाद नहीं होता। और अनाबाद बिहार सरकार, अनाबाद झारखंड सरकार बोलो, क्या बिहार सरकार अनाबाद बिहार सरकार, अरे उसमें बिहार था इसलिए बिहार लिखा था क्या, उसमें बिहार के समय की हुआ था, तो अनाबाद बिहार सरकार। तो अभी बोलो अनाबाद झारखंड सरकार, वो बदल गया, उसका नाम बिहार को हटा के हम झारखंड लिख सकते हैं। अभी वो जमीन जो है आपके यहाँ का जमीन जो है बिहार में नहीं है, अभी झारखंड में है, तो अभी झारखंड बनाना पड़ेगा ना। अनाबाद झारखंड सरकार, तो अनाबाद मतलब है कि जिसमें फसल नहीं होता है और वह गैर मजरूआ जमीन कहा जाता है उसको, गैर मजरूआ। उसमें दो क्वालिटी है, एक गैर अनाबाद जो है दो प्रकार का, एक गैर मजरूआ आम है और एक गैर मजरूआ खास है। आम का मतलब सबका, जिसमें सरकार और जनता जिनका बराबर बराबर अधिकार हो, जो सरकार के कब्जे में है ना, वह जमीन गैर मजरूआ आम कहा जाता है। जिसमें सरकारी काम होगा, सरकारी काम में हॉस्पिटल बनेगा, विद्यालय बनेगा, आपका समुदाय भवन बनेगा, पंचायत भवन बनेगा, रोड बनेगा, नहर बनेगा, नाला बनेगा, चरागाह बनेगा, श्मशान बनेगा, मंदिर बनेगा, मस्जिद बनेगा, मुर्दा घाटी बनेगा, है ना, ये सब जो बनेगा ये हो गया आम जमीन, अनाबाद, है ना। और खास जो हो जाएगा, खास में किसी का अधिकार नहीं है, वो जमींदार का अधिकार है ना। खास जो है वो गैर मजरूआ खास, वो जमींदार का हक था, जमींदार से जो बच गया वो चला गया अभी राज्य सरकार में, है ना। वो राज्य सरकार का है, राज्य सरकार का मतलब भी तो जनता का ही है, लेकिन उसमें नियम कानून के मुताबिक आप बंदोबस्ती कर सकते हैं समय सीमा पर, उस जमीन को गवर्नमेंट बांट सकती है, ठीक है। आपके बगल में है, आपके बगल में जोत रहे हैं तो आप उसको बंदोबस्त के लिए आवेदन दे सकते हैं, ठीक है। आप उड़ के नहीं दे सकते हैं। ये देखिए ये कॉलेज है, कॉलेज के बगल में यदि यहाँ जमीन है, इसके बगल वाले घरे वाले लोग बंदोबस्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। हम हैं बोकारो के, हम अमीन हैं, हम जानकार हैं, अरे ये गैर मजरूआ जमीन खास है तो हम इसको बंदोबस्ती नहीं करा सकते, नियम करता है। लेकिन पहले जैसे तैसे लोग करके रखे हैं, ठीक है। तो वही हुआ गैर मजरूआ आम और खास, वही अनाबाद बिहार सरकार जो आप अभी लीजिए। अनाबाद जो प्रत्येक मौजा में है, हजारों एकड़ जमीन है जंगल झाड़ में, है ना, जो वह गैर मजरूआ आम और खास दो तरह का खाता बना है, जो रजिस्टर 2 में अभी दर्ज है कि कितना प्लॉट गैर मजरूआ आम है और कितना प्लॉट गैर मजरूआ खास है। समझ गए? आप बोलिए सर। विश्रांति का नियम क्या है? विश्रांति का नियम, विश्रांति सर विश्रांति विश्रांति क्रांति विश्रांति विश्रांति, यस उसका नियम क्या है? यस, ये कौन लॉ में है? ये खानापुरी सब्जेक्ट में है विश्रांति, तो उसका नियम क्या है? विश्रांति का नियम ये खानापुरी का नियम है, खानापुरी सब्जेक्ट में आता है, खानापुरी सब्जेक्ट में आता है। खानापुरी उसका नियम जो है विश्रांति, जो खानापुरी का नियम आता है, ये सर्वे का दूसरा चरण, ठीक है। वह सर्वे का दूसरा चरण, पहला चरण है किश्तवाड़ और दूसरा चरण है खानापुरी। खानापुरी का मतलब होता है, उसका काम है सिर्फ कि रिक्त स्थान को भरना, शॉर्टकट, हालांकि बहुत सारा काम करना पड़ता है। तो खानापुरी में खाली खाना ही पूरी नहीं करना है, उसके लिए क्या करना है? विश्रांति का मतलब है कि उसका नियम खानापुरी में क्या करना है कि हिंदू लॉ का नियम को जानना है, हिंदू लॉ के दो भाग को जानना है विश्रांति में, एक दया भाग को जानना है और दूसरा आपको मिताक्षरा को जानना है, ये हिंदू का। मुस्लिम में जानना है, मुस्लिम उत्तराधिकारी कानून को थोड़ा जानना है कि उसमें लड़का को क्या अधिकार है, लड़की को कितना अधिकार है, और लड़का लड़की और उनके माता को कितना अधिकार है। और वह यदि माँ मर जाती है तो फिर माँ, जैसे उसमें है कि
मुस्लिम परिवार में कि 14 आना संपत्ति में 2 आना उनकी पत्नी पर दिया जाता है, क्योंकि मुस्लिम को 3 पत्नी रखने का अधिकार दिया गया था। 3 शादी, तो 3 शादी है, 3 शादी में यदि 3 गो परिवार है तो 16 आना में 2 आना जो है सिर्फ उनकी पत्नी के लिए छोड़ दिया जाता है, चाहे कितना पत्नी है। और जब मर जाती है पत्नी, जैसे मान लीजिए उसका पत्नी मर गई, तो उसका संपत्ति फिर क्या हो, विश्रांति। वो जो मर गया तो संपत्ति फिर जो है उनके 2 आना जो छोड़ा गया है, और मुस्लिम उनका पिताजी भी मर गए और माँ भी सब मर गई, क्या सब बचने वाला है? वैसे हालत मान लीजिए एक पत्नी है, वो जोड़ी नहीं 3 पत्नी है, और पत्नी मर गई तो वो भी श्रांति के तहत जो फिर संपत्ति जो है जितना उनका संपत्ति है फिर आ जाता है लड़का और लड़की दोनों पर। ये नहीं कि सिर्फ वो लड़की पर ही या लड़का पर ही भी होगा, वैसा बात नहीं है। और खानापुरी में ये नियम को आपको देखना। फिर जैसे आदिवासी में देखना, आदिवासी में क्या है कि आदिवासी में कह दिया है कि एक पॉइंट लिख दिया है विश्रांति में कि उनका जो है कानूनी मान्यता, प्रचलित प्रथा को ही कानूनी मान्यता दिया गया आदिवासी में। सब नियम बनने के बाद, सब नियम बनने के बाद उसमें नियम क्या बना था जो 1656 में बना था, और उसमें बना हुआ था कि आदिवासी परिवार में कि लड़का को प्रधानता देते हैं, लड़की को नहीं। लड़की के नाम से वो खाता नहीं खुलता, ठीक है। जब खाता नहीं खुलता था तो क्या हुआ कि लड़का को दिया गया, लड़की नहीं। और बाय चांस उनके पिताजी 4 भाई लोग थे, अपना जमीन यदि बांट कर जोत रहे थे तब तो ठीक है, और बिना बांटे जोत रहे थे तो फिर दिक्कत है। उनको बांट के जोत रहे थे तब, तो उसमें क्या दिया है कि यदि उनकी किसी 4 भाई था, 4 भाई में एक भाई मर गया, उनकी पत्नी जिंदा है और उनकी 2-4 बेटी है, एक भी लड़का नहीं है। जब एक भी लड़का नहीं है, खाली लड़की है, तो उसका क्या होगा संपत्ति? तो उसमें क्या होता है कि जब लड़की को अधिकार नहीं दिया गया, लड़की खाता नहीं खोलेगा, तो पहला नियम है कि यदि सब शादी होके सुखी संपन्न अपना घर चल जाती है, अपना ससुराल चल जाती है, नहीं रहने देगा उसका, नहीं दिया। यदि रहता है तो क्या होता है कि नियम कि रह गया तो पति सहित अपना घर में मायके में रहती है तो घर दामाद हो जाता है, घर दामाद के रूप में रहती है। और घर दामाद के रूप में रहती है तब फिर वो कानून कहता है, वो नियम कहता है कि उसके अंतर्गत सिर्फ उसी लड़की को मिलेगा, वो जो घर में रहती है। अन्य जो है 4 थी, 3 यदि अपना ससुराल में रह रही है तो उनको संपत्ति उनको नहीं मिलेगी। वो जो एक रह रही है बेटी, अपना जो माँ का सेवा करके रह रही है, और सब उस समय जॉइंट नहीं था, संयुक्त नहीं था, सब बंटवारा करके जमीन जोत रहा था, और जोत रहा था तो उनके बेटी का नाम वो अधिकार बेटी का हो गया, बेटी और दामाद, जो घर दामाद को मिला। बाकी अन्य जो हैं उन लोग नहीं ले सकते, ठीक है। तो यही नियम के लिए खानापुरी में वह जो है जितना नियम बनाया है, और खानापुरी में उसी के मुताबिक कुर्सीनामा बनेगा, उसी के मुताबिक जमीन बंटवारा होगा। हिंदू परिवार में होगा, मुस्लिम परिवार में होगा, आदिवासी परिवार में होगा। और इसके बाद फिर वही लिख दिया है लास्ट में कि ये सब होने के बाद भी फिर उनका जो सामाजिक प्रथा है, वो सामाजिक प्रथा को ही कानूनी मान्यता दे दिया गया, और उसके मुताबिक वो लोग अपना जमीन जैसे जैसे कहते हैं वैसे वैसे जमीन आपको बांटना है। क्या आदिवासी में कैसे बांटता है? भाई के रहते हिस्सा मांग सकती है लड़की? क्या भाई के रहते मतलब भाई के रहते बेटी को नहीं मिलेगी आदिवासी, वो खुशी से देगा तो अलग बात है ना, लेकिन उसका खाता नहीं खुलेगा। जैसे हिंदू परिवार में आपकी बहन है, तो आपकी बहन है तो अब उसको आप शादी करके ससुराल भी भेज दिए हैं, तो वो आके आपसे दावा करके ले सकती है कि नहीं हम लेंगे, तो लेंगे तो ले सकती है। जैसे हम लोग हिंदू परिवार में क्या है कि शादी दे दी, सोचे बेटी चल गई, अब हम लोग 2 भाई 2 भाई बांट लेंगे। लेकिन वो लोग यदि 5 बहन है और 2 भाई है तो 5 बहन है बोलेगा अरे चलो हिस्सा करो, तो हिस्सा ले सकती है। लेकिन अभी तक लिए नहीं लिए, है ना, बहन लोग
नहीं ली है तो बहन यदि लेगी तो आप भी अपना पत्नी से लीजिएगा। ऐसे तो नहीं जाएगा। खाली उसमें होशियारी करना है कि जरा तिलक उलक कम लो और बड़ा संपत्ति घर की बेटी को शादी कर दो, उसका संपत्ति टोटल हो जाएगा। क्या इसे नहीं देखे हमारे राजीव गांधी के यहाँ जब सोनिया की बेटी क्या प्रियंका का शादी होने वाला था तो वो आवारा लड़का कर दिया था कि नहीं हमसे शादी करेगी, क्यों ऐसे बोल दिया था, आया था बात। तो ये जो होशियार आदमी है वही सोच के करना चाहिए कि भाई जहाँ जिसके पास संपत्ति है उसके यहाँ उसकी शादी कर लो, संपत्ति आपका हो जाए। आगे आप बोलिए। सर्वे सेटलमेंट का आए सर्वे सेटलमेंट क्या? सर्वे सेटलमेंट सर्वे सेटलमेंट। अरे सर्वे सेटलमेंट का मतलब होता है जो सर्वे होके, सर्वे जैसे सर्वे जब होता है और सर्वे करने के बाद जब सब सर्वे का तीनों चरण का काम, किश्तवाड़ का काम, खानापुरी का काम, तस्दीक का काम जब पूरा हो जाता है और पूरा होने के बाद जब फाइनल सब तरह से जांच होगा, फाइनल जब नक्शा साइन हो जाता है और फाइनल नक्शा सर्वे सेटलमेंट करते हैं कि सर्वे के जो पदाधिकारी हैं, जो उसके उच्च पदाधिकारी हैं, जैसे सहायक सर्वे पदाधिकारी से ऊपर क्या होता है सर्वे सेटलमेंट पदाधिकारी, एक पद होता है। और जब वो फाइनल नक्शा में आपका नक्शा देखिएगा कि अब दाएं साइड में वो साइन कीजिए, ठीक है। और जब फाइनल वो कर दिए साइन और जब सर्वे सेटलमेंट फाइल साइन हो गया तो तब वो पूरा लागू हो जाता है। वो जितना भी उस मौजा में जो भी झगड़ा झंझट तनाजा जमीन केस मुकदमा आल जाल जितना चल रहा था ना, है ना, वो सर्वे सेटलमेंट होने के बाद वो समाप्त हो जाता है। वो कोई केस मुकदमा आपका कचहरी में नहीं रहता। अभी जैसे आपका कोई जमीन संबंधी विवाद है ना, ये जमीन मेरा है वो कह रहा है मेरा है ना, तो अभी कोर्ट डिसाइड देता है, न्यायालय डिसाइड देता है कि जमीन आपका होगा, कि जिसका डिग्री दिया उसका जमीन होता है कि नहीं। तो उस समय सर्वे सेटलमेंट में उस समय सब जितना भी है कचहरी वो बंद कर दिया जाता है। सर्वे सेटलमेंट होगा तो सब केस मुकदमा बंद और सारा जमीन जो चला जाता है वह पदाधिकारी के पास होता है और सबके सामने बुला के सबने जैसे दोनों पक्ष और विपक्ष दोनों बुला के पढ़ के सुना दिया जाता है कि आज सर्वे सेटलमेंट फाइनल हो रहा है और ये जमीन जो है आज इनके नाम से दर्ज हो रहा है। दो में से एक ही किसी का नाम दर्ज होगा और दोनों का यदि अधिकार दोनों का नाम दर्ज होगा और जिस दिन फाइनल हो गया साइन हो गया फिर वह फाइनल हो जाता है। टोटल कचहरी का जितना झमेला झंझट होता है सब सर्वे सेटलमेंट में खत्म हो जाता है, ठीक है। तो वही सर्वे मतलब जनगणना गिनना, ठीक है। सर्वे जैसे सबका सर्वे होता है, आदमी का भी सर्वे होता है, हम लोग कितने साल में होता है 10 साल में होता है कि नहीं। और जमीन का कितना साल में होता है 30 से 35 साल। पशु पक्षी का भी होता है, आवारा कुत्ता का भी होता है ना, तरह तरह का सर्वे होता है कि हमारे यहाँ कितना है ना। तो वही सर्वे, तो जमीन का सारा दुरुस्त करना, जमीन संबंधी सारे निष्पादन करना, जो हम लोग पढ़े थे कि जमीन संबंधी निष्पादन करने वाला पहला व्यक्ति कौन था, जो हम लोग पहले किए थे, कौन किए थे, टोडरमल, उनका नाम आता है। अभी कंपटीशन परीक्षा देने जाते होंगे तो कभी कभी पूछ देता है कि जमीन संबंधी निष्पादन करने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो हम लोग चिन्ह लगाते हैं टोडरमल। समझ गए, वही सर्वे सेटलमेंट। आप बोलिए। कट्टी जमीन का कट्टी जमीन का मालिकाना कौन रहता है? जैसे उसको तो पट्टा में रहता है, मतलब 5 पट्टा 1 5 पट्टा 2, तो रैयत तो सेकेंड मतलब 5 पट्टा 4 में भी है 6 में भी है, तो एक्चुअल मालिक कौन है? फुटकटी, बैठिए। फुटकटी का मालिक, फुटकटी का मतलब होता है पूजा पाठ करने का, ठीक है।
जो ग्राम देवता का पूजा पाठ करता है। ये खुटकटी मिला किनको? आदिवासी भाई का जमीन को मिला। आदिवासी भाई के लिए जो खुटकटी पहले हमारे यहाँ प्रचलन था कि ग्राम देवता होते थे, तरह तरह का देवता होते थे। हम लोग पेड़ का पूजा करते थे, पहाड़ का पूजा करते थे, खेत का पूजा करते थे, है ना। जहाँ भी कुछ खेती करने गए तो एक तरह से हम लोग प्रचलन चला था कि ये खेत को रोपेंगे ना तो जब तक कोई पूजा नहीं कर देगा, मेरा बीजा नहीं छू देगा, बीन नहीं छू देगा, तब तक हम नहीं रोपेंगे। समझ गए? नहीं रोपेंगे। देखो खाना बनावा तो उसके लिए एक व्यक्ति का पूजा के लिए चुना जाता था। वो पूरे पंचायत में 2, 3, 4 रहते थे जो आदिवासी भाई लोग करते थे। हम इस खेत को रोपने के पहले एक मुर्गा पूजा करेंगे, तो मुर्गा काटने के बाद ही उस खेत को हम रोपेंगे। दूसरा बात है, जब धान काटेंगे तो फिर भी वहाँ हम उस खेत में एक मुर्गा पूजा करेंगे, तब धान काटेंगे। ये सब प्रचलन था, अभी भी है ना। तो वो पूजा करने के बदले जो पूजा करते थे उसको पहले दिया जाता था क्या कि जब धान काटेंगे तो सबसे पहले वो आके चालहर काटता था, धान काटता था। जहाँ से घूमेगा ऐसे ऐसे गोल गोल उतना धान को काट लेता था और तभी आप काटिए, ठीक है, तब वो काटने का अधिकार देगा। तो वह पूजा पाठ करने के बदले उन लोग को जो है उनको कि भाई हमको मजदूरी क्या मिलेगा, तो मजदूरी में उनको कुछ खेत दे दिया जाता पूजा पाठ, वह पूरे गांव मिल के दे दिया जाता है, जिसको आदिवासी में कहा जाता है पाहन, ठीक है, पाहन कहा जाता है। और उसको पूजा पाठ के लिए दिया गया था। और जब सर्वे होने लगा तो उस जमीन का नाम हो गया खुटकटी या बटखेता। आपका बटखेता जमीन आपके होचर में बहुत सारा जमीन है, लिखा हुआ फलना प्लॉट बटखेता। अब बटखेता मतलब क्या? वही पूजा पाठ के बदले ही दिया गया है ना। पुजारी थे और पूजा के बदले जो शिक्षक बात बता रहे हैं उसकी कहानी और बहुत जाती है, लेकिन उसके बदले जो जमीन दिया गया, जो खूंटा में काट के, खूंटा पहले खूंटा गाड़ देता था, उसमें बकरा बलि होता है, मुर्गा बलि होता है, तो उसको खुटकटी कहा गया कि खुटकटी ये खूंटा में काटा और काट के जो बलि दिया, बलि के बदले उनको जो जमीन दिया गया वैसे जमीन को खुटकटी कहते हैं। समझ गए? और वो अधिकार अब किसी का नहीं, जो खूंटा काटा था सर्वे हो गया, उनके नाम से चढ़ गया और उसके नाम चढ़ गया तो उसका मालिक वो हो गया। बशर्ते उस जमीन का जब मालिक बना उनको लिखित मिला तो उनका वो रसीद कटवाना पड़ेगा। पहले नहीं उसका लगान देना नहीं पड़ता, लेकिन अभी सभी तरफ का जमीन का लगान है, ठीक है। और जब लगान बाधित हो गया तो जमीन में रसीद आ गया तो जमीन को बेच भी सकते हैं, और रसीद नहीं रहेगा तो बेच नहीं सकते, है कि नहीं। तो उसी को कहते हैं खुटकटी, खुटकटीदार जमीन। हम लिखा है खुटकटीदार लिखा है, मुंडारी लिखा है, बटखेता लिखा है, क्या नहीं लिखा है तो कहिएगा, तो बताया जाएगा। चलिए आप बोलिए। दाखिल खारिज से दाखिल खारिज, बैठ जाइए। दाखिल खारिज, देखो कोई भी जमीन खरीदते हो तो कोई जमीन खरीदते हो तब तक आपका जमीन नहीं है, आप क्यों नहीं 1 करोड़ में हम रांची में जमीन खरीदें, और जब तक हम दाखिल खारिज नहीं कराएंगे वो जमीन आपका नहीं। दाखिल का मतलब क्या होता है कि पहले वह इनका जमीन था, आप इससे डीड बना के खरीदे, ये क्या बना, ये वो आपका डीड बना, केवला पट्टा बना। अब केवला पट्टा में लिख दिया गया चौहदी सहित कि इनका 10 एकड़ जमीन था, उसमें 2 डिसमिल आप जमीन लिए हैं, 2 डिसमिल लिए हैं। अब 2 डिसमिल लिए हैं तो इसका जो 1 एकड़ जमीन था अब 2 डिसमिल इनका घट जाएगा जब बेच दिया तो 2 डिसमिल माइनस करने के लिए इनका अब 98 बच रहा है, और खाता एक खाता। अब एक खाता में आप भी लिए हैं, प्लॉट नंबर 50 में लिए हैं, तो अब आपका अलग खाता खुलेगा, रजिस्टर 2 में लिखेगा कि खाता नंबर 1 प्लॉट नंबर 50 2 डिसमिल फलनामा, ठीक है। और इनका बचा 98 डिसमिल। ये 98 पहले 1 एकड़ का लगान देता था, अब देगा 98 डिसमिल का,
और आप जो उसमें ले लिए 2 डिसमिल, वो 2 डिसमिल लगान आपको देना पड़ेगा। तो वही खारिज और दाखिल, खारिज का मतलब होता है हटाना और दाखिल का मतलब होता है दर्ज करना। किसी का नाम को हटाकर किसी का नाम को दर्ज करने को खारिज दाखिल कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में मोटेशन कहा जाता है। और जब तक आप 2 डिसमिल जो आप लिए हैं, जब तक आप ले लिए हैं लेकिन खारिज दाखिल नहीं कराइएगा तो आपका कोई अधिकार नहीं है। ये 12 साल के बाद फिर यदि ये अब ये दे दिए हैं आपको और खारिज दाखिल करके आप लगान नहीं बनवाए हैं, रसीद नहीं कटवा रहे हैं, तो कहा जाएगा कि हम तो आपको दिए थे, हम माल देंगे और आप खाइएगा। बहुत ऐसा है कि 35 साल तक नहीं कराया खारिज दाखिल है, 40 साल तक नहीं कराया, खा रहा है। अरे जो बेचारा जिसका खतियान है वो माल दे रहा है, लगान दे रहा है, लेगा नहीं, इसका तो कटेगा नहीं। जब तक आप नहीं काटिएगा, खारिज नहीं कीजिएगा तब तक इसका नहीं। बेच दिया तो क्या हो जाएगा, थोड़े से कटेगा। आप जब खारिज दाखिल कीजिएगा तब इसका कटेगा और पैसा कम लगेगा, और नहीं पैसा दे देगा और आप खाइएगा तो एक दिन ये दर्ज कर देगा अधिकार कि हम पैसा देंगे आप खाइएगा। तो 12 साल के बाद एक जुग हो जाता है, 12 साल के बाद